राजेंद्र सिंह की मौजूदगी होगी। बिल्कुल, यानी बात होगी क्या है कश्मीर का नया नॉर्मल, यानी कि 370 हटने के बाद आखिर कितना बदलाव हुआ, 2014 के बाद से आखिर कश्मीर में किस तरीके से बदलाव हम देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में आखिर किस तरीके से तस्वीर कश्मीर की बदलती है, इस पर आज चर्चा होगी। बिल्कुल, और अब हम सबके बीच डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर, जी हाँ, पिछले दशकों में लगातार कई बड़ी भूमिकाओं को निभा चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह की मौजूदगी है, उसको माफ कीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी है। और एक बार चाहूंगी मैं जोरदार तालियां जो है वो आप लोग बजाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलते कश्मीर पर हम बात करेंगे कि आखिरकार पिछले कुछ समय से किस तरह से कश्मीर जो है वो बदला है, और आने वाले समय में किस तरह से कश्मीर की जो रूह जिसे हम कहते हैं कि वो भारत की है, वो और ज्यादा बदलेगी और ज्यादा वहां पर स्थितियां बेहतर होंगी। बिल्कुल, बस कुछ और पल का इंतजार, हमारे बीच में उनकी मौजूदगी होगी। और क्योंकि देखिए, अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करते हैं तो अपने सार्वजनिक जीवन में सुशासन के साथ नीति निर्माण, विज्ञान, नवाचार और जनसेवा के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब हमारे बीच में उनकी मौजूदगी है, तहे दिल से उनका स्वागत और जोरदार तालियां दर्शकों, जोरदार तालियां। बिल्कुल, और चलिए अब इस सेशन को राकेश सिंह जी, एडिटोरियल डायरेक्टर जो है वो अब आगे बढ़ाएंगे, और मैनेजिंग एडिटर ITV, प्लीज। दो दिनों के लिए जिस तरह से लगातार इंडिया न्यूज़ का मंच का कार्यक्रम का आयोजन, और सुबह से ही लगातार चाहे केंद्रीय मंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे शख्सियत हैं जो कि डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते हैं, और मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्रालय इनके पास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले हम बात करेंगे कि जिस तरह से आपने विकास के कार्य किए हैं, 2047 को लेकर विजन क्या है? सबसे पहले तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आयोजन का हिस्सा बना करके मुझे भी इन महानुभावों के बीच में रह करके कुछ सीखने का अवसर दिया। और जहाँ तक संबंध है सन 2047 का, जो आपने एक स्पेसिफिक बात पूछी है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2047 के साल का बहुत बड़ा महत्व और अहमियत ये होने वाली है कि उस साल में भारत अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, और निश्चय ही सारा विश्व उस समय आकलन करेगा कि हमारे 100 वर्ष की यात्रा कैसी रही, हमने क्या हासिल किया, क्या हासिल कर सकते थे, क्या हासिल हो सकता था, क्या और हो सकता था, उसको लेकर के क्या हमारे लक्ष्य रहेंगे, और किस मकाम पर या किस पड़ाव पर पहुंचने का हमने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया, ये संकल्प रखा, उसकी बात तो होती है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा, जो शायद अक्सर जिक्र नहीं होता, कि आज़ादी के समय में जब हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई तो उस वक्त दुनिया का नज़रिया हमारे बारे में क्या था। मिसाल के तौर पर उस समय यूनाइटेड किंगडम में विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि 50 साल के भीतर ही हिंदुस्तान इतना पिछड़ जाएगा कि उसका अनुमान नहीं लगा सकते, गो बैक टू द एजेस ऑफ बार्बरिज्म। इस प्रकार के अनुमान और भविष्यवाणियां की जा रही थी। देयर वाज सो मच सिनिसिज्म अबाउट इंडियाज कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी to manage itself without the colonial support or the colonial rule. उस बात को बखूबी नकारा है इस देश की सभ्यता ने, इसकी तहजीब ने, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उपमहाद्वीप से जो दूसरे देश बने थे, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे उसके बाद बांग्लादेश थे, उसका क्या हशर हुआ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन द रेसिलियंस ऑफ डेमोक्रेसी and the constitutional values which have sustained Mother India for nearly 100 years is itself a great achievement. और इसका श्रेय वर्तमान में आने से पहले मैं इस बात को भी दूंगा कि हमें बाबा अंबेडकर जैसे एक विद्वान नसीब हुए और उनकी टोली जिसने हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, which has stood the test of time. और ये भी एक काबिल तारीफ बात है कि इतनी दूरदेशी से उस संविधान की रचना की गई। कई उतार चढ़ाव भी आए, हमने इमरजेंसी का कालखंड भी देखा,
उसके बावजूद भी प्रजातंत्र यदि जीवित रहा, बड़ी एक श्रेय की बात भारत की जनता को है और उनकी विरासत को। और इसीलिए शायद जब विकसित भारत की बात जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो वो विकसित भारत और विरासत से विकसित विकास की बात भी साथ ही जोड़ते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव एसेट ऑफ इंडिया इज इट्स लेगेसी। चाहे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे कल्चरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे सिविलाइजेशनल रिसोर्सेज हैं। उदाहरण के तौर पर यही एक मुल्क है जिसके नाम पर समुद्र का नाम है इंडियन ओशन। सो वी हैव वास्ट हिमालयन, इसी तरह वी हैव वास्ट हिमालयन रिसोर्सेज जो ना अभी तक कभी तराशे गए ना तलाशे गए। जब उनको तलाशा जाएगा जिसका क्रम शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से, तो वो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। जैसे हम तीसरे दर्जे पर खड़े थे सन 2014 से पहले, वी वर कॉल्ड फ्रेजाइल 5, आज वी आर टॉप 4। फिर पहले हम टॉप 5 पे आए, अब 4 पे आ गए। और इस तरह से जब हम तीसरे, दूसरे और पहले दर्जे तक पहुंचेंगे तो ये वैल्यू एडिशन का काम इन्हीं सरमाया से होगा जो अभी तक विच वर हिथर्टो इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड। और साथ ही साथ उसके साथ हमारा एक्सक्लूसिव सरमाया, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा लेगेसी। तो सब जोड़ करके जो एक मिश्रण तैयार होगा, ना केवल वो भारत को शिखर पटल पर पहुंचाने का काम करेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक रोल मॉडल रहेगा सारे विश्व के लिए कि अगर ना केवल विकास के मॉडल को लेकर के बल्कि विकास की उस शिखर पटल पर पहुंचने का जो रास्ता तय करके देश वहाँ पहुँचेगा, राष्ट्र वहाँ पहुँचेगा, वो भी अपने में एक रोल मॉडल रहेगा। यानी जैसे गांधी जी कहते थे, मीन्स एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स, द मीन्स विच लीड अस टू द पेडेस्टल ऑफ विकसित भारत विल ऑल्सो इटसेल्फ बी अ रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, स्पेस की बात की जाए, स्पेस में जिस तरह से लगातार सुधार हुए, स्पेस आर्किटेक्ट कहा जाते हैं स्पेस के क्षेत्र में, क्या आने वाले समय के लिए क्या मंत्रालय करने जा रही है? हाँ, जैसे अभी आपने पिछले प्रश्न में के उत्तर में मैं ये बात रखने का प्रयास कर रहा था कि वो सरमाए, वो सेक्टर्स जो ना पूरी तरह तराशे के ना तलाशे के, उनकी बात करें तो उसमें अंतरिक्ष का भी क्षेत्र आता है। अब ये अंतरिक्ष का क्षेत्र कोई रातों रात तो इसकी खोज हुई नहीं, ये अंतरिक्ष तो सदियों से वहीं था, लेकिन इसकी तरफ उस निगाह से कभी देखा नहीं गया जिस तरह से इस 10-11 वर्षों में देखा गया। और हमने अपने आप को कुछ अनावश्यक बंदिशों का गुलाम बना करके रखा था। हम अपनी तुलना करते थे नासा के साथ, बट वी हैड बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर सेल्फ रेगुलेशंस। तो ये भी एक बड़ा साहसी निर्णय लेते हुए आज से 5-6 बरस पहले जब प्रधानमंत्री जी ने ये इजाज़त दे दी कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदारी कर सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है, तो आप देखिए 4-5 वर्षों में क्या काया पलटी है। वी वर ऑलमोस्ट डिसमल इकोनॉमी, कहने लायक नहीं था। टुडे वी आर $8 बिलियन। और जो हमारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस है वो ये जाहिर करती हैं कि अगले 8-10 वर्षों के भीतर भी माइट गो अप 5 times, $40 to $45 बिलियन। हमारे यहाँ स्टार्टअप नाम के स्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप का तस्वुर ना था, कल्पना, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। टुडे वी हैव क्लोज टू मोर देन 300 or 400 startups, some of them global potential, some of them have turned into millionaires, entrepreneurs, और दिन ब दिन वो संख्या बढ़ती जा रही है। और स्पेस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा कि जब हम 2047 की बात करते हैं तो यदि आप उसको वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो ये भी सोचना पड़ेगा कि वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी। तो वो एक स्पेस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जैसे स्पेस रहेगा, ओशंस रहेंगे, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज रहेंगे जिनको शायद पूरी तरह से नहीं किया, तो ये सारे, और इसलिए ये संभव हो पा रहा है कि अब हमने ये तय किया है कि हम एक भौगोलिक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और विश्व ने भी इस बात को स्वीकार किया। टुडे वी आर अमंग द फर्स्ट लाइन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वी आर नो लॉन्गर फॉलोअर्स, रादर वी आर ड्रॉपिंग क्यूज फॉर अदर्स टू फॉलो। उदाहरण के तौर पर अभी आपने स्पेस की बात की, तो भले ही चांद की धरती पर अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग के नाम के एक मानव को सन 1969 में उतारा हो, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था वो जो वहाँ से जल के होने की, पानी के होने का प्रमाण लेकर के आया, ना कि नील आर्मस्ट्रांग। यानी बहुत सारे बातों में, और या अभी भी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो प्रयोग किए गए
उन जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ गए थे 4, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यहाँ से गए हुए शुभांशु की रही, और जो उन्होंने प्रयोग किए उसकी किट्स यहीं से दिल्ली के ही एक इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी का, वहाँ से दी गई, यानी किट्स भी इंडिजिनस थी। जो प्रयोग किए गए कुछ लाइफ साइंसेस को लेकर के जैसे बायोजेनेसिस के मसल वेस्टिंग हो जाती है, आमतौर से आपने देखा अगर फ्रैक्चर भी हो जाए तो उसके बाद फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्या नई स्ट्रैटेजीज हो सकती है। या जैसे मीडिया वालों के साथ भी एक ताल्लुक़ रखने वाला विषय कि सारा दिन अगर आप गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक देखें तो आपके फैकल्टीज़ पे क्या असर पड़ सकता है। तो ये सारे प्रयोग जो उसने किए वो उसी के एक हिंदुस्तानी के ज़िम्मे दिए, और जब वो वापस उसके नतीजे पहुंचेंगे तो उसका लाभ सारे विश्व को रहेगा। यानी जो विश्व बंधु भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो भूमिका भी स्पेस के माध्यम से हमने अपने प्रमाणित ढंग से निभाना प्रारंभ कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये कि अब जब हम एक भौगोलिक भूमिका अपने लिए उसकी कल्पना कर रहे हैं, वो एनविसाज कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेटजीज भी ग्लोबल अपनानी होगी, हमारे मापदंड भी ग्लोबल होंगे, और इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू हुए गत 10-11 वर्षों में, स्पेस में भी दूसरे क्षेत्रों में भी, क्योंकि अब वो साइलो का ज़माना ख़त्म हो गया। और इसके बाद कोई भी जो तरक्की होगी, कोई भी देश हो, वो एक इंटीग्रेटेड तरीके से होगी, क्योंकि सारी दुनिया सिकुड़ चुकी है, वी आर नाउ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, डीप ओशन की चर्चा जिस तरह से लगातार है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस तरह से इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, मोदी सरकार के नेतृत्व में, और ख़ास तौर पर जिस तरह से आपकी भूमिका रही, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आने वाली योजनाएं हैं, साथ ही साथ क्या आपने अब तक उपलब्धियां इसमें? नहीं, आपने ठीक कहा, हमारा समुद्री तट लगभग 11-12 हज़ार किलोमीटर लंबा है, जो शायद किसी को जानकारी भी नहीं है, क्योंकि हमने उस तरफ देखा ही नहीं। वो कहते हैं द आई सी व्हाट द माइंड नोज, तो जब माइंड को उसका तस्वुर ही नहीं था तो आंखों के आगे भी ओझल था। और 11-12 हज़ार लंबा किलोमीटर समुद्री टस्ट कोस्टल एरिया, जो अपने में एक बहुत बड़ा सरमाया, अगर उसी को पूरी तरह से खोई दिया जाए तो मुझे लगता है कि बाकी की सारी इकॉनमी की पूर्ति वहाँ से हो जाती है। उसमें इतनी सारी संपत्ति छिपी हुई है। 12-13 राज्य तो हमारे बसते हैं समुद्र के तट पर, उसमें मेटल्स, मिनरल्स, फिशरीज, मेडिसिनल प्लांट्स, क्या क्या कुछ नहीं है। इतने सोना चांदी और जवाहरात है उसके नीचे, और उसकी खोज भी अब पहली बार की है। डीप ओशन मिशन नाम का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, और जैसे मैंने कहा कि श्रेय बहुत सारी इन नए इनिशिएटिव्स का प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की तरफ से उस तरह की प्राथमिकता ना हो तो ये काम संभव आसानी से नहीं होता। तो प्रधानमंत्री ने, आपको शायद याद होगा कि एक मरतबा नहीं बल्कि 2-2 मरतबा सन 2023 और 2024 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले से डीप ओशन मिशन का जिक्र किया। अक्सर प्रधानमंत्री लोग इस तरह के विषयों को नहीं लेते, मगर ये शायद उसके पीछे ये भी भाव था कि लोगों को ये समझ आए कि आखिर ये है क्या। और मैं उस दिन विदेश से कुछ लोग आए हुए थे, एक प्रतिनिधिमंडल, तो मैं उनसे कह रहा था ऑस्ट्रेलिया से, तो मैंने कहा योर कंट्री इज़ नोन एज ऑस्ट्रेलिया, योर कॉन्टिनेंट नोन एज ऑस्ट्रेलिया, योर आइलैंड नोन एज ऑस्ट्रेलिया, बट योर ओशन नॉट नोन एज ऑस्ट्रेलियन ओशन, माई ओशन नोन एज इंडियन ओशन। लेकिन जब हम अपने बीच हिंदुस्तानी परिवार में बैठे हैं तो शायद इसका एक ये भी महत्व होगा कि पुराने ज़माने में जब हमारे बुज़ुर्गों के वक्त में जब बैंक इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती थी तो कोई गड्ढा खोद करके पेड़ के नीचे जो थोड़ा बहुत सरमाया होता था, सोना चांदी जवाहरात दबा देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जब कहीं पेड़ की छाया में बैठे तो आगे पीछे नजर जाए तो देखे अरे साहब यहाँ कुछ खुदा हुआ तो उसको निकाल लें। शायद हमारे पूर्वजों ने भी इसीलिए इसका नाम हिंद महासागर रखा कि कभी कुछ पीढ़ियों के बाद सोच आएगी कि भाई इस नाम के पीछे का रहस्य क्या है, राज क्या है। और सच पूछिए तो वो सोच भी अभी आई 10-11 वर्षों में। और यकीनन, और जहाँ तक आपने पूछा आने वाले वक्त में एक बहुत ही रोचक एक जो हमने कल्पना की है वो ये है कि जैसे कि पहला मानव अंतरिक्ष में जाएगा सन 2027, संभवतः आरंभिक 3-4 महीनों में, लगभग उसी समय एक मानव डीप सी
जो सबसे ज़्यादा डेप्थ रहती है लगभग 6000 मीटर, वहाँ तक जाएगा। सो 1 इंडियन इन दी स्पेस एंड 1 इंडियन साइमल्टेनियसली डीप सी। उसका पहला प्रयोग तो शायद हम अगले साल ही कर रहे हैं 500 मीटर तक, लेकिन जो मैक्सिमम डेप्थ है उसका लगभग 2 साल। तो जब गगनयान ऊपर जाएगा तो हमारा एक मत्स्य नाम का सबमर्सिबल डीप सी मिशन समुद्र के भीतर जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्टर जो चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई दोनों सदनों में, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईवीएम को लेकर संशय नहीं करना चाहिए इंडिया ब्लॉक को लेकर। क्या आपको लगता है कि इस मसले को लेकर उमर अब्दुल्ला आपके साथ हैं इस मसले पर? नहीं, यकीनन जो उन्होंने कहा वो वही बात सरकार भी कहती रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है और बार बार आपके मंच पर भी आई है। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ये बात जो उनके इंडिया दल के सहयोगी लोग हैं उनके ध्यान में लाने की ज़रूरत है कि शायद उन्हें भी उससे कुछ क्यों हासिल हो। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति में आने के बाद सबसे बड़ा सर्जिकल डिसीजन कौन सा लेना पड़ा आपको? मुझे सर्जरी अपने ऊपर तो अभी करने की नौबत नहीं आई। मैं किस तरह की सर्जरी, जो दिन अच्छा गुजर जाए वही परमात्मा का वरदान है। अभी कोई सर्जरी वाली नौबत आई नहीं। लेकिन आपके चेहरे पर बराबर मैं इसी तरह से मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। सबसे ज्यादा मंत्रालय आपके पास है। नहीं, मुझे अभी कभी आपको लगा है तब? मुझे आप जैसे, क्योंकि आपसे भी कई वर्षों का नाता है, 20 वर्ष से अधिक हो गए, तो मुझे किसी ने एक बार ऐसा पूछा भी था, तो मैंने कहा इज देयर एनी अदर ऑप्शन? अगर मैं रोने बैठ जाऊं तो कोई मेरे साथ रोने को तैयार होगा क्या? बल्कि माफ़ कीजिएगा, हम जिस क्षेत्र में हैं सियासत में, वहाँ तो चाहते हैं अपने भी कि रोने बैठेंगे, हमारे अपने भी रोलाने को तैयार रहते। तो इफ़ यू क्राई नोबडी इज गोइंग टू जॉइन यू एंड सम मदर्स में ड्राइव अ सैडेस्ट प्लेजर। सो उनके लिए भी और उनके लिए मुनासिब यही है कि आप मुस्कुराते रहे, झूठा ही सही। अच्छा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो बदलाव दिख रहा है वो उम्मीद से तेज है या धीमी? नहीं, ये तो यकीनन बात है। ऐसा है कि 370 के हटने को लेकर के किसी को किसी तरह की आपत्ति वास्तविक तौर पर नहीं थी। अब ये बहस का मुद्दा इसलिए बना कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया ओवर द ईयर्स, वरना संविधान में भी लिखा गया था टेम्पररी प्रोविजन। तो संविधान कि जब इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित जी से कहा, पंडित नेहरू से, कि हम इस पर एक बार पुनः विचार कर लें, तो पंडित जी ने यही कहा था, उनके एग्जैक्ट फ्रेज जो उन्होंने इस्तेमाल किया था कि डॉक्टर डोंट वरी, ये घिसते घिसते घिस जाएगी, कि ये दफ़ा घिसते घिसते घिस जाएगी। तो जस्ट फॉर द टाइम बिंग लेट्स गेट ओवर द काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वी आर गोइंग थ्रू। क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद जो आफ्टरमाथ था, तो कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों ने 370 की पैरवी की थी वो भी नहीं चाहते थे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि एक मुस्तकिल बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि दी सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड द सेम पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको लगा कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, एक पोलराइज्ड वोट सेक्शन बन गया। तो मुझे लगता है कि उससे हमें निजात हासिल हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप दूसरी तरफ से देखें, जहाँ तक कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, बहुत सारे 370 के ऐसे प्रावधान थे जो हटा दिए गए थे पहले से ही। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता था, वहाँ पर वो मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार ने वो नॉमेनक्लेचर बदला। वहाँ पर प्रेसिडेंट कहा जाता था, पहले सदर रियासत कहा जाता था, जब डॉक्टर करण सिंह थे उनको बदल के राज्यपाल कह दिया गया, वो भी कांग्रेस सरकार ने किया। लेकिन एक मेंटल बैरियर था, यानी वो स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के, जब जम्मू कश्मीर का नागरिक जब किसी दूसरे प्रदेश में जाता तो वो लोग उसको किसी और निगाह से देखते कि भाई ये कोई स्पेशल स्टेटस का लाभार्थी है, और वो भी अपने आप को दूसरों से अलग समझता कि ना मालूम है क्या हूँ। तो अब नाउ देयर इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द लार्जर फैमिली ऑफ मदर इंडिया। वो भी एक बहुत बड़ा समन्वय का काम हुआ है 370 के जाने से। बाकी विकास की तो गति बड़ी ही है। वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद तुरंत आरंभिक उनका एक जो वक्तव्य थे उसमें से
एक बार उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि देश के वो क्षेत्र जो मुख्य धारा से छूट गए या जिनको उस तरह की तवज्जो हासिल नहीं हुई जिसके वो हकदार थे, उनको बराबर की सतह पे लाना है, क्योंकि समूचे भारत का विकास तभी हो सकता है जबकि पूर्व का विकास भी उसी गति से हो जैसे कि पश्चिम का। तो उनका इशारा पूर्वी भारत की ओर भी था, उनका इशारा पूर्वोत्तर की तरफ भी था, उनका इशारा दूर दराज के क्षेत्र जम्मू कश्मीर की तरफ भी था। डॉक्टर साहब, अगर विपक्ष मजबूत न हो तो लोकतंत्र कमजोर होता है। डॉक्टर साहब की नज़र में आज का विपक्ष कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है? इसलिए मैं आपसे पूछा। नहीं, वो जो है वो आपके सामने है, लेकिन अब विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेवारी तो सत्ताधारी पार्टी की है नहीं कि है, तो इसमें भला हमारा कोई दोष नहीं। हाँ, ये कोई इसमें कोई संदेह नहीं कि एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सभी राजनीतिक दल अपना दायित्व जिम्मेवारी से निभाएं तो एक अच्छा वातावरण रहता है। लेकिन हर दल को अपना आप स्वयं ही संभालना है, हर परिवार को अपना आप स्वयं ही संभालना है। जैसे अंग्रेजी में कहा होता है कि एवरी फैमिली इज़ हैप्पी फॉर सिमिलर रीजंस, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज़ अनहैप्पी फॉर अ डिफरेंट रीज़न। अब वो क्यों कमज़ोर हैं उसका मंथन चिंतन भी करना उन्हीं की जिम्मेवारी है, या वो कमज़ोर रहना चाहते हैं वही उनकी उसी दशा में अगर वो मुतमईन है, संतुष्ट है, तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे लिए तो एक अच्छा ही संकेत है। डॉक्टर साहब 2 मिनट समय लेंगे रैपिड राउंड में। अगर आज आप ओपीडी खोल दें तो ज्यादा मरीज आएंगे या वोटर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इनफैक्ट जब मैं पहली बार जब मुझे टिकट दिया गया तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिया गया था जहाँ 3-4 बार हम हार चुके थे। तो हमारे मित्र, आप सब जानते हैं, उनका नाम कह लेंगे, तो मैंने वो फ़ोन लगा के कहा साहब मुझे आपने फंसा दिया यहाँ पे। तो बोले कि नहीं, तुम 63,000 से जीतोगे या 65,000 से। तो मैंने क्या बोले, तुम्हारा जो पेशेंट फॉलोइंग है वो आउटसाइड द पार्टी लाइंस भी है, और यकीनन पहले इलेक्शन में 63,000 से जीता। तो इसमें अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, पॉपुलर प्रैक्टिशनर है, और लोगों में आपका एक ऐसी आउटरीच है, तो जो आपकी प्रोफेशनल फॉलोइंग है, ख़ासतौर से चाहे आप वकील हैं या डॉक्टर हैं या चार्टर, अनलेस यू कैरी दी स्टिग्मा ऑफ बीइंग अ मैल प्रैक्टिशनर, जो अक्सर होता है कि साहब जिससे पैसे 10 रुपया लेना है 100 ले लेते हैं, वो या किसी चमड़ी उतारते हैं, तो उस तरह की रेपुटेशन बन जाए तो खुदा हाफिज़ है। लेकिन अदरवाइज़ इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग लाइक अ ट्रू प्रैक्टिशनर, जैसे डॉक्टर BC रॉय के बारे में शायद बहुत से लोगों यहाँ मालूम ना हो कि जब डॉक्टर BC रॉय राजनीतिक पद पर आए तो तब तक वो प्रैक्टिस करते थे, और अर्ली 1940s में उनकी कंसल्टेशन फीस 66 रुपये थी। और हमारे एक टीचर थे डॉक्टर रोबेरो, जो जूलियस रोबेरो साहब के कज़न, वो कहा करते थे कि BC रॉय यूज्ड टू चार्ज 66 when 66 meant 66, यानी 1940 का 66 रुपये लाखों रुपये में जाता है। लेकिन किसी ने उनके साथ किसी तरह का किसी को गिला नहीं था, नाराज़गी नहीं थी, बल्कि वो लोगों में इतने लोकप्रिय थे। तो प्रैक्टिशनर अगर आप हैं अच्छा, तो आपको एक एडवांटेज रहता है कि योर आउटरीच गोज बियॉन्ड द आइडियोलॉजिकल एंड पार्टी लाइंस, एंड दूसरों को मौका मिलता है आपकी शख्सियत को नज़दीक से पहचानने का भी। डॉक्टर साहब, सत्ता में रहकर सबसे मुश्किल चीज क्या है, निर्णय लेना या लोगों को समझाना? नहीं, दोनों ही बातें आसान नहीं है, लेकिन इसमें आई डोंट थिंक वन हैज़ टू ग्रज, बिकॉज ये रोल हमने खुद सोच के अपनाया है। तो जैसे कहते हैं जस्टिस नॉट ओनली शुड बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। अगर कोई मैं निर्णय लेता हूँ कि, और ये सोच के लेता हूँ कि ये समाज हित में है, तो फिर मेरा ये भी फर्ज बनता है कि मैं समाज को समझा पाऊँ कि क्यों उनके हित में है। यानी अगर उनको समझ नहीं आए और वो समझे कि उनको इस, क्योंकि अब जैसे मिसाल के तौर पर हम एक्सप्रेस कॉरिडोर बना रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, जो शुरू हुए, तो एक बार जगह से आ जाती कि साहब यहाँ पर सबवे लगा दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए। तो मैं वो संबंधित मंत्रालय में गया, तो उन्होंने बोला साहब ये बार अगर ऐसा मांग आएगी और करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहा नहीं, जहाँ रीजनेबल होगा समझाएंगे, जहाँ नहीं होगा तो अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि जिन लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, अगर उनको ही संतुष्टि नहीं होगी तो भला हमारा ये सारा काम किस काम आएगा। तो ये भी जनप्रतिनिधि होने के नाते दोनों ही दायित्व मेरे जिम्मे हैं। मैं निर्णय भी ऐसे लूँ, और आज के ज़माने में जो तर्क आधारित युग है,
ये नहीं कि मैंने सोच लिया। तो आज तो बच्चा भी नहीं मानता माता पिता की। यू हैव टू रीजन आउट, इधर यू कन्विंस और यू गेट कन्विंस। जब हम युवा कार्यकर्ता थे तो कहा जाता था साहब इलेक्शन के दिनों में पार्क में जाइए, किसी बुजुर्ग के घुटनों का हाथ लगा दीजिए, वो जाके परिवार के वोट दिलवा देगा। आजकल ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब आजकल बच्चा वो जाके बच्चे को घर कहता है तो बच्चा कहता है ये देखो फेसबुक पे, वो उल्टा हो जाता है। बस 30-30 सेकंड में दो बस। आप पुराने गजल गायकों जैसे मेहदी हसन, मोहम्मद रफ़ी और बेगम अख्तर के बहुत बड़े फैन हैं। आपकी फेवरेट गजल कौन सी है? अब इतने सारे बच्चे भी बैठे हैं। नहीं, सारे ही अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी गायकी है। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत वर्सेटाइल थे, रोमांस से लेकर मेलंकली, गज़ल से लेकर के क्लासिकल। बेगम अख्तर का एक अपना ठुमरी का अंदाज था। मेहदी हसन की भी रेंज थी, उनका अपना था। और सबके लैंडमार्क्स रहे। जैसे मोहम्मद रफ़ी के बारे में ये कहा जाता है, जब उनकी इंतकाल भी हुआ तो किसी ने लिखा कि रफ़ी वुड बी रिमेंबर्ड नॉट फॉर द ग्रेट फिल्म्स दैट ही सॉन्ग बट द ग्रेट सॉन्ग्स विच इज सung फॉर फिल्म्स विच नेवर केम इनटू द पब्लिक लाइट। पिक्चर फ्लॉप हो गई, बंद हो गई बननी, लेकिन गाना हिट हो गया। तो और बेगम अख्तर तो अपने ज़माने की थी, और मेहदी हसन तो सन 1970 के शुरुआत में उनका हुआ। तो फेवरेट आप कहें एक एक, तो वैसे तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई गज़ल घूमती रहती है, तो कहना मुश्किल। लेकिन अभी मैं दूसरे दिन पार्लियामेंट में बात चल रही थी तो मैंने वो अहमद फराज का मेहदी हसन कह के, जब वो शायद इसी बात पर चर्चा थी तो वो स्पेस का ही था, तो ऑपोजिशन वॉकआउट किया। तो मैंने कहा कि वो मेहदी का अहमद फराज की गज़ल है कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। तो मैंने कहा तू मुझसे खफा है तो शुभांशु के लिए आ। तो क्योंकि उस तो इस तरह से वो चूँकि दिमाग में चलता रहता है तो लबो लहजे में वो बात आ जाती है। या बेगम अख्तर में कि हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी, खैर आगे नहीं बताऊंगा। डॉक्टर साहब आप इतनी हुई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया कि वो बरसात नहीं जो हमने समझा था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ घूमता रहता है हर वक्त, एंड दैट इज़ अ ग्रेट बफर इनफैक्ट। और रफ़ी का तो, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि रफ़ी साहब ने जो भजन गाए, हम तो गज़ल की बात कर रहे हैं, वो लाजवाब है। और ख़ास तौर से एक भजन जो उन्होंने गाया, गाने वाले मुसलमान लिखने वाले मुसलमान, मन रे तू काहे ना धीर धरे, साहिर का लिखा हुआ। तो उस ज़माने के जो फनकार और कलाकार थे उनकी ये भी खूबी थी। या मन तड़पत हरि दर्शन को आज, तो मुझे नहीं लगता, एक युग ही अलग था। डॉक्टर साहब आए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि चेयरपर्सन द संडे गार्डियन फाउंडेशन ऐश्वर्या पंडित जी मंच पे आएँ और एक ख़ास तस्वीर के लिए, ये जो यादगार लम्हा है हम इसको कैद करना चाहते हैं एक ख़ास तस्वीर में। तो डॉक्टर साहब आपसे आग्रह है कि आप एक तस्वीर के लिए, आप तीनों एक छोटी सी भेंट हमारे तरफ से आपके लिए। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने समय निकाला, इंडिया न्यूज़ मंच में आज आप शामिल हो। बहुत शुक्रिया सर। और निश्चित तौर पर देखिए, जब बात होती है तो ये पता होना चाहिए कि सरकार आखिरकार हमारे लिए किस तरीके से तमाम रणनीति बना रही है कि जो देश की जनता है उन तक जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचे, और आज वही बातें हुई हैं। और अब हम अपने अगले सेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, और वो सेशन भी काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर मौजूद हैं और अब उनके साथ सेशन होगा, क्योंकि अपने शब्दों के बाण से बीजेपी पर अक्सर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, ये मंच जो है अब इंतजार कर रहा है उस सेशन का। बिल्कुल, अब अगले सेशन का शीर्षक जो है वो बेहद दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, रोचक है। मोबाइल For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.